जय श्री राम, जय माता दी। सभी बंधुजनों को राम राम। और मैं आज आपसे पुनः तंत्रा ज्योतिष सुंदर पंडित आपसे भेंट करने के लिए आया हूँ। तो बंधुजनों, कभी कभी मैं लाइव भी आऊँगा करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए यूट्यूब पर। और आपसे एक निवेदन है, पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। तो आज हम बात करते हैं ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण पाठ और जीवन का महत्वपूर्ण पाठ, विवाह जीवन। तो प्राय हमारे पास बहुत सी आजकल यही मैसेज मिल रहे हैं जहाँ मान को चलो कंप्लेन है कि भाई हमारे बेटे की अथवा बेटी की या बहन की शादी नहीं हो रही, उसमें बहुत से विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या इनको मांगलिक दोष तो नहीं है? बंधुजनों, मांगलिक दोष कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, या उनसे डरने वाली भी चीज़ नहीं है। हर चीज़ का निवारण जरूर होता है, पर हमारे जहाँ पे जो उत्तर भारत की प्रथा है, खास करके हमारे इस जम्मू क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र थोड़ा सा, तो इसमें मंगल दोष को ही मात्र विघ्न कारक माना जाता है। बाकी दूसरे ग्रह को कारकशील नहीं माना जाता, या उनको विघ्न उत्पन्न करने वाला नहीं माना जाता। लेकिन ग्रस्त जीवन में हमारे कम से कम भी जो लगभग 5 ग्रह हैं, ये विघ्न कारक माने जाते हैं। पहला सूर्यदेव, दूसरा भौम मंगल, तीसरा राहु, चौथा शनि, पांचवा केतु। ये सभी ग्रह दोष मंगल बनाते हैं हमारे जीवन में। मंगल अच्छा शब्द उच्चावली लिखा हुआ, लेकिन शुद्ध शब्द अमंगलिक, बुरा करने वाला। मतलब जीवन में कुछ बुरा होने वाला हो, जैसे ग्रस्त जीवन में हमारे बुरा होता है, ऐसे कोई बुरा होने वाला हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे जीवन में हम एक छोटा सा बोर्ड बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये प्राय मकर लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में सप्तम घर में मंगल है, तो इसको मांगलिक दोष कहते हैं, कहा जाता है। लेकिन क्या ये दोष कारक कुंडली है कि नहीं? इसमें मंगल थोड़े विघ्न उत्पन्न जरूर करेगा, लेकिन द्वादशे सूर्य बैठा हुआ हमारा, ये हमारे लिए ज्यादा विघ्न कारक माना जाता है। क्योंकि अष्टमेश द्वादश होगा तो हमारे जीवन में विघ्न उत्पन्न अवश्य होंगे ही। ग्रस्त जीवन के लिए शादी लेट होना, प्राय ऐसे मंगल वालों की पत्नी बीमार रहना, या पत्नी को गंभीर बीमारी आ जाती है, तो ऐसी बहुत सी समस्या हमारे जीवन में आती हैं। तो मंगल के अलावा भी पंडित जनों, ब्राह्मण देवताओं को आगे जो मैं निवेदन करता हूँ कि सूर्य का भी थोड़ा सा अध्ययन करें, और लग्न कुंडली से नहीं, मात्र चंद्र कुंडली से भी हमें इस कुंडली को व्याख्यान करना होगा, तो ही हम सटीक भविष्यवाणी या फलित पे उतर सकते हैं। तो हमें प्राय लग्न की कुंडली को मांगलिक मानते हुए तो उसी को दोष मान जाए, ये जरूरी है। चंद्र कुंडली भी उतना मांगलिक प्रभाव दिखाती है जितना कि लग्न कुंडली प्रभाव दिखाती है। तो मंगल दोष के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले, अगर हमारा सूर्य सप्तम जहाँ लग्न में, जहाँ अष्टम, जहाँ चतुर्थ, जहाँ द्वादश, एक क्रम बाई बोले तो लगन चौथा सप्तम, अष्टम और द्वादश अगर सूर्य बैठे हों तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। अगर हमारे जीवन में लगन में जिसका सूर्य बैठा हुआ है बंधुजनों, उस इंसान के अंदर एक एटीट्यूड, एक ईगो, गुस्सा, वो परिवार की नहीं सुनेगा, इसलिए उसकी पत्नी के साथ अनबिन रहती है, क्योंकि वो पत्नी की बात ज़्यादा मानता नहीं है, हर बात पे टोकने की उसको आदत होती है। इसलिए उनके दोनों ग्रस्त जीवन में प्राय अशांति बनी रहती है आजीवन। ये भी एक दोष है। अगर हमारा चौथे घर में सूर्य होगा तो जहाँ हमें एक देवी श्राप दोष उत्पन्न करता है, कौन सी राशि का करता है ये बहुत बड़ा व्याख्यान है, लेकिन जहाँ पे एक देवी दोष उत्पन्न कर देता हो, तो उससे हमारे जीवन में ना तो हम कभी पूर्ण वाहन का सुख ले पाएंगे, ना पूर्ण घर का सुख ले पाएंगे, ना पूर्ण गृहस्थी का सुख लेंगे, ना ही हमारे रिश्तेदार बंधु भाइयों का सुख ले पाएंगे। मतलब प्राय जीवन में तनाव सा जीवन बनाए रखता है, तो वो प्राय जीवन ऐसा ही निकल जाता है। इसलिए इसको भी मैं मांगलिक कुंडली ही बोलता हूँ कि यह अमंगलिक, बुरा करने वाला है। तीसरा, सप्तम घर में अगर सूर्य बहता है तो ये प्राय जीवन में क्या करता है? आपने कहल रूपी पत्नी मिलती है, लड़ाई झगड़ा, स्त्री के सिर पीड़ा, माइग्रेन समस्या, आइज वीक होना, या संतान के, विशेष रूप से संतान उत्पन्न में ये विघ्न कारक माना जाता है। सप्तम सूर्य संतान
होने के बाद अरिष्ट हो जाती है अथवा संतान उसकी आज्ञाकारी नहीं रहती, प्राय उसके जीवन में ही अमंगलकारी ही व्यतीत होता रहेगा। अष्टम सूर्य, अगर हम किसी की शादी होती है तो प्राय सुख नहीं देता वो अष्टम सूर्य। एक तो आजू का भय बना देता रहता है अथवा चोट इत्यादि एक्सीडेंट से किसी की बाजू, सिर पे गंभीर चोट, मेमोरी लॉस करने वाला, अचानक आइज की लाइट चले जाती है। तो ये अष्टम सूर्य ये भी अमंगलकारी ही माना जाता है। इसका अध्ययन भी देखना होगा, कौन से ग्रह उनको दृष्टि डाल रहे हैं, कौन से ग्रहों का उन पर प्रभाव चल रहा है, ये सब देखते हुए अध्ययन करना होगा। द्वादशी सबसे शांत घर होता है। जीवन में शांति लेनी है तो इसको खाली होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्राय जहाँ पे जिस जिस ग्रह का प्रभाव होगा वो अलग अलग फल देते हैं, पर सूर्य आपके गृहस्थ जीवन को सुख शांति नहीं लेने देता। तो प्राय सप्तम और अष्टम सूर्य जो है लगभग तलाक की नौबत, लगन का सूर्य भी लगभग तलाक की नौबत, जिस सुख में कमी देने वाले होते हैं। इन्हीं जगहों पर अगर हमारा शनि बैठा हो तो पत्नी का अस्वस्थ खराब कर देगा, जहाँ पे बैठा होगा इंसान की जॉब ले जाएगा, छल कपट के धोखे में फंस जाएगा। अगर हम जहाँ पे बैठा होगा शनि तो उनका स्वयं का स्वस्थ ठीक नहीं रखेगा, ग्रस्त तब भी अरिष्ट होता रहेगा। अष्टम शनि अल्प आयु का कारक भी माना जाता है और दीर्घायु का कारक भी माना जाता है, लेकिन वो कौन सा शनि होगा इसका अध्ययन अलग अलग आगे विषयों में बताता रहूँगा। और द्वादशी शनि जहाँ पे आदमी दंपत्य कंजूस जीवन होता है, दंपत होता है आदमी, पैसा होगा, कंजूसी बहुत ज़्यादा करते चला जाएगा, जिससे परिवार में प्राय अशांति बनी रहती है और अपने परिवार को कभी वो सच नहीं बोलता। ऐसे जहाँ पे हम लोग मंगल का अध्ययन करेंगे तो मंगल जहाँ पे अलग अलग घरों से लगन बैठा, गुस्से होता है, एक्सीडेंट चोट इत्यादि से भय बना रहता है, एक अंक कटने का डर रहता है। चौथे घर में अगर मंगल होता है तो ये माता पिता अथवा पत्नी को बीमार और माता पिता के साथ बनने नहीं देता, घर में कान सब बिखा देता है। सप्तम मंगल पत्नी को अल्प आयु देता है, मतलब वो 4 साल या 8 साल के बाद उसकी मृत्यु होने का हमेशा भय बना रहता है। अष्टम का आयु स्वयं की आयु और पत्नी की आयु को लिए खतरनाक माना जाता है। द्वादश मंगल जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जाता है, लेकिन प्राय वहां पे भी असफल होता देखा हुआ है इंसान। बंधुजनों, ऐसे हमारा राहु अगर हमारा लगन में है तो वो श्रापित कुंडली बना देता है और लगन में राहु जिद्दी नशेड़ी भी हो सकता है और गंभीर बीमारियों का कारक है। चौथे घर में अगर राहु है तो भी ज़्यादा सुख का कारक नहीं माना जाता और हमेशा प्राय माता पिता के साथ अभिन्न, माता पिता से दूर चले जाने वाला अथवा ग्रस्त जीवन में उत्पाद करने वाला, पत्नी को हमेशा शक की नज़र से देखने वाला। सप्तम सूर्य अगर उसकी स्वयं की कुंडली में राहु चला जाता है तो वो 2 पत्नियों का कारक माना जाता है। अष्टम राहु गुप्त रोगी का कारक माना, 12वें राहु उसके पास पैसा कभी भी नहीं टिकता। तो ये सब ग्रह अमंगलकारी है। तो प्राय ये विवाह का लेट भी बहुत करवाते हैं। शादी में बात चलती है, हमेशा खींचते रहती है, बात पूर्ण नहीं होने देता, ऐसे बहुत से तरह के कारण ये बनाता है। तो आज हमें इनके सबके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? बंधुजनों, नित्य सबसे पहले सरलोपाय देख सुनिए। नित्य 11 जो है हमारे बिलपत्र उनको लेकर उन पे ओम नमः शिवाय सफ़ेद चंदन से लिखकर भगवान शिव पे लगातार 101 दिन का अनुष्ठान जो करके चढ़ाता है उसका ग्रस्त जीवन अवश्य ही सफल होगा, उसकी विवाह शीघ्र होगा। और जो मनुष्य इन्हीं जगहों पर भगवान शिव को बिलपत्र के साथ पान का पत्ता और एक जायफल, 11 पान पत्ते 1 जायफल लगातार 21 दिन तक साथ चढ़ाए तो उसका विवाह अगले 3 मास में हो जाता है। ये हमारा मंगल का अरिष्ट कारक ग्रह है। हम सूर्य अगर हमारा अरिष्ट शादी नहीं होने दे रहा है तो हमें मंगला गौरी माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए और माँ के सामने बैठकर ओम पत्नी मनोरमाम देही मनावृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जप कम से कम भी आप 21 माला नित्य जप करें। 31 दिन तक आपका विवाह अवश्य होगा। अगर हमारा शनि अरिष्ट कारक है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान शिव के सूर्योदय से पहले जलाभिषेक, तिल और शिवलिंगी जड़ी उसमें थोड़ी डाल के जल चढ़ाने से उसका ग्रस्त जीवन शीघ्र जो है उसको सफलता मिलती है ग्रस्त जीवन के लिए। राहु हो तो हम क्या करें? भगवान राहु के अगर आपकी शादी के विघ्न कारक है बंधुजनों तो आप भगवान शिव के
हर मास जो अमावस्या शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि में बैठकर आप रुद्राभिषेक किसी ब्राह्मण के द्वारा करें अथवा स्वयं करें, रात्रि का जागरण करें। 1 वर्ष तक करने से आपके गृहस्थ में कभी अरिष्ट नहीं होगा, आपका दाम्पत्य अवश्य सुख देगा। इसके साथ मैं छोटी छोटी वीडियो आपके साथ जरूर लेके आऊँगा, आपके लिए कल नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक मैं आपको राम माँ छिन्नमस्तिका की आप पे सदैव कृपा बनी रहे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय माता दी।